अदरवाइज दिस इज़ फ्यूज वंडर बैक और आज हम लोग बात करेंगे इंडिया वर्सेस चाइना की मैन्युफैक्चरिंग हब कौन बनने वाला है। और चाइना ने और इंडिया ने जो कि 1980 में दोनों ने साथ में जर्नी स्टार्ट की थी, दोनों सेम लेवल पे, तो चाइना एकदम से कैसे आगे निकल गया। और इससे हम लोगों को ये सीखने को मिलेगा कि इंडिया क्या कर सकता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग में, जो कि कहा जाता है अगर किसी को किसी भी कंट्री को बहुत ही अच्छी डेवलप स्टेट में पहुंचना है, जॉब क्रिएट करने हैं, ये सारी चीज़ें करनी हैं, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग हब बनना ही पड़ेगा, जिसकी तरफ इंडिया ने कदम बढ़ा दिया है अपने। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला कि 1980 में दोनों की जीडीपी लगभग लगभग सेम थी, इंडिया की और चाइना की। फिर उसके बाद उस समय जो पर कैपिटा इनकम थी, इंडिया में थी 267 और वहाँ पे थी चाइना में 193। तो आप देख सकते हो कि इंडिया वैसे ही ऑलरेडी बहुत आगे था उस समय। फिर उसके बाद हम लोगों की जो जीडीपी थी 1989 में, वो 17% थी इंडिया में, और 2009 में जाके 14.8% पे हो गई। तो एक डिक्रीज़ देखने को मिला और परसेंटेज भी थोड़ा सा कम था चाइना के कंपैरिजन में, क्योंकि चाइना में उस समय 1989 में ये पहुंच चुका था 31.6 पे और 2009 में ये था 33.9 में। तो ये बहुत ही ऑलमोस्ट कह सकते हो कि डबल से भी, मतलब डबल ही है। तो डिक्रीज़ था इंडिया वाले में और चाइना में वहाँ पे इंक्रीज़ था जीडीपी में। और जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ थी 1999 से लेकर 2009 तक, ये जो 10 साल थे, यहाँ पे इंडिया में हम लोग जीडीपी ग्रो कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग की जो ग्रोथ थी वो 8.3 थी, और यहाँ पे चाइना में 11.2 के परसेंटेज से ग्रो कर रहा था। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि वो जो पीरियड था वहाँ पे बहुत तेज़ी से चाइना ग्रो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा था। ठीक है, तो आपको एक कंसिस्टेंसी भी बनानी पड़ती है। एजुकेशन के मामले में बात की जाए तो 1982 में 37% लिटरेसी थी अपने इंडिया में। ठीक है, और वहीं चाइना में 64% लिटरेसी थी। तो ऑलमोस्ट कह सकते हो कि डबल के आसपास है, थोड़ा सा कम है बट काफ़ी ज़्यादा है, 60% के आसपास लिटरेसी थी। और अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए ग्लोबली, जो मतलब कितना कंट्रीब्यूट करता है, इंडिया का परसेंटेज केवल 3.3% है, 3.3। और अमेरिका का ग्लोबली है 16.6%। वहीं चाइना जो है मैन्युफैक्चरिंग में 28.4% ग्लोबली कंट्रीब्यूट करता है, जो कुछ भी हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में। तो मतलब आप समझ लो 100 में से 28 जो चीज़ें हैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की, वो चाइना से ही आ रही हैं। इसीलिए हम लोग सब जगह देखते हैं मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। कहते भी हैं कि चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है कि चले तो शाम तक, नहीं तो चाँद तक वाला हिसाब है। तो फिर उसके बाद बात करते हैं कि एकदम से चाइना ने अपने आप को एक ये मैन्युफैक्चरिंग हब बना कैसे दिया, उसके पीछे लॉजिक क्या था, सपोर्ट सिस्टम क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन वाइज, और गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें करी। तो इसमें सबसे मेन चीज़ थी जो गवर्नमेंट ने करी, उन लोगों ने SEZ बनाया। ठीक है, SEZ क्या होता है? एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आती हैं और उनको एक नॉमिनल या सब्सिडाइज रेट पे वो लोग ईज़ ऑफ बिज़नेस कर सकें। इनको एक इन्वायरमेंट दिया जाता है बहुत ही ईजी, ताकि सारे बिज़नेस कर सकें वहाँ पे। तो ये बहुत सारे फॉर्म किए चाइना ने, और इंडिया ने भी फॉर्म किए हैं। ऐसा नहीं है कि SEZ इंडिया में नहीं है, पर कई स्टेट में, जैसे कि आप अगर जाके पढ़ना, बंगाल में SEZ को आने नहीं दिया गया। ठीक है, उन लोगों ने बहुत ही एक तरीके से, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो वहाँ पे सोच रही थी कि हम पैसे कमा लें। ठीक है, यहाँ पे एक आपको ग्रो कराना है आपकी कंट्री को। ठीक है, तो आपको मेन गोल होना चाहिए कि आप कैसे अपने बिज़नेस को ग्रो कराएँ। ठीक है, अपनी जेबें भरने के पीछे नहीं होना चाहिए ध्यान यहाँ पे। ठीक है, और भी दूसरे स्टेट थे, जैसे कि आप अगर कंपेयर करो इंडिया में ही, तो अपने जो ये वाला लेग है, यूपी, बिहार और क्या बोलते हैं, राजस्थान हो गया। ठीक है, और थोड़ा सा आपका ये बंगाल भी हो गया। इनको अगर आप कंपेयर करोगे साउथ के IT और कॉर्पोरेट कल्चर से, कंपनीज के चक्कर से, तो देखोगे, ये पाओगे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे ज़्यादा जॉब्स नहीं है। यहाँ के लोग बेचारे बैंगलोर में हैं, या फिर पुणे में हैं, या फिर हैदराबाद में हैं, गुड़गांव में हैं, अपने अपने घर छोड़ के बाहर हैं। इंदौर में भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। इंदौर को मैं अप्रिशिएट करूँगा, बहुत अच्छा वहाँ पे काम हो रहा है, बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, कंपनीज काफ़ी जा रही हैं वहाँ पे। तो ऐसा ही बाकी स्टेट को भी सीखना चाहिए कि आप SEZs बनाएँ खूब सारे, ताकि जॉब क्रिएट्स हो सके लोकल ही लेवल पे, किसी को भी जाना ना पड़े, अपने घर से दूर रहना पड़े। किसी को भी अच्छा नहीं लगता, अपने घर को छोड़ के जाता है और वो वहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है कि SEZ पे उन लोगों ने फोकस किया। दूसरा पॉइंट ये था कि
जो बिज़नेस पॉलिसीज़ बनाई उन लोगों ने और जो भी चीज़ें थी वो एम्प्लॉय फ्रेंडली और लेबर वेलफेयर की थी कि जैसे अगर किसी को भी रख रहे हैं वो लोग जॉब में, अगर उनको पता है कि ये प्रोजेक्ट थोड़ा लंबा चलने वाला है, 1-2 साल चलने वाला है, तो उसको वो परमानेंट कर देते हैं और उसको जो पीएफ वगैरह रहता है, हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है, लाइफ इंश्योरेंस दिया जाता है ताकि उनको भी कॉन्फिडेंस रहे कि उनकी फैमिली सिक्योर है, उनको ये सारी चीज़ें हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। तो इससे एक मन से भी काम करता है एम्प्लॉय। तो ये सब जो लेबर वेलफेयर थे ये सब स्कीम्स लेके आए और जो परमिशंस थी जो भी लोकल लेवल पे की जाती हैं वो बहुत ही ईज़िली हो जा रही थी। ऐसा नहीं था कि सब कुछ डिले होता जा रहा है, ठीक है? आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपको 72 चीज़ें करनी है, ऐसा नहीं था। बहुत ईज़ी प्रोसेस किया ताकि बहुत सारी कंपनीज़ आ सकें छोटे-छोटे लेवल पे और इस समय समझ लो चाइना ही एक तरीके से सबसे आगे आगे है मैन्युफैक्चरिंग में। अब इंडिया स्टार्ट कर रहा है, तो इंडिया ये सब चीज़ें फ़ॉलो कर सकता है। और फिर 2003 में अगर जीडीपी की बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो 17% था और जाके मतलब 17% था अपने इंडिया में और जो टारगेट बनाया है गवर्नमेंट ने वो बनाया कि 25% तक हम लोग जीडीपी में 2025 तक करेंगे कंट्रीब्यूट। तो हम लोग बढ़ाने वाले हैं, ये लगभग तुम समझ लो कि 8% के आसपास बढ़ाने वाले हैं। और जो एक बात होती है कि बिज़नेस को स्टार्ट करने में कितना टाइम लगता है, अगर कोई बिल्कुल नए लेवल से स्टार्ट करता है, तो इंडिया में ये जो टाइम है, वो है 4.5 ईयर्स का, ठीक है? अगर आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करते हो और वहीं अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ पे 3 साल लगते हैं, 3 ईयर्स और चाइना में लगते हैं 1.5 ईयर्स, सबसे कम लगते हैं वहाँ पे, ठीक है? तो अगर आप सीधा-सीधा कंपेयर करोगे तो मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे। फिर उसके बाद बात करते हैं कि मेन चीज़ क्या थी चाइना की जो बहुत अच्छी उन लोगों ने की। एक तो ये मैंने एसईजेड वगैरह बताया, दूसरी चीज़ ये थी कि लोकल जो एडमिन था वो डिसीज़न मेकिंग बहुत ही स्पीड था, क्विक था, ठीक है। इवन इंडिया में भी कई जगह पे ये हम लोगों को देखने को मिला है, जैसे नितिन गडकरी जो काम करते हैं बहुत ही क्विक डिसीज़न लेते हैं और बहुत अच्छे से मैनेज करके करते हैं। तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो रोड्स वगैरह बनी हैं पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छे लेवल से बनी हैं, बहुत अच्छी चीज़ें अचीव भी करी हैं। तो एक जो क्विक डिसीज़न वाली बात है और लोकल लेवल पे एडमिन कैसे काम कर रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें रहता है। फिर फ़ोकस जो था इन लोगों का कि जो चाइना ने था स्किल डेवलपमेंट पे किया सबसे ज़्यादा फ़ोकस, क्योंकि जब आप जॉब पे जाते हो तो स्किल सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और जो लोकल इंजीनियर्स थे, तो जो भी एमएनसीज़ में काम करके आए थे चाइना में बाहर से, वो फिर लोकल जो एंटरप्राइज़ेज़ हैं, वहाँ की चाइना की लोकल कंपनियों में गए, वहाँ पे जो नॉलेज उन्होंने गैदर किया था वहाँ से एमएनसी से, वो ट्रांसफ़र किया। तो नॉलेज ट्रांसफ़र बहुत इंपॉर्टेंट है और वहीं पे रहे और उनको पैकेज भी ऐसे दिए गए ताकि जो कि नॉमिनल थे और कंपेरेबल थे एमएनसीज़ के लेवल पे। मान लो आपको वहाँ पे कोई भी जॉब कर रहा है, वहाँ पे 10 लाख रुपए मिल रहे थे एमएनसीज़ में, तो लोकल लेवल पे आता है तो जनरली क्या होता है कि उसको पैसे नहीं मिलते, उसको को 5 ही लाख रुपए ना मिले, आधे पैसे भी। बट उनने क्या किया, वो 10 लाख के आसपास ही 9 लाख या इसके अराउंड ही रखा, ज़्यादा नीचे नहीं आने दिया। तो इससे क्या था, एम्प्लॉय भी खुश था, वो सोच रहा था मैं लोकल लेवल पे आ गया हूँ, अब यहाँ पे भी काम करूँगा, अपना नॉलेज ट्रांसफ़र करूँगा। तो ये एक ग्रो करने में हेल्प किया इनको, चाइना को। तो सेम चीज़ इंडिया भी कर सकता है ना? और आई होप कि ये वीडियो से आपको बहुत वैल्यू मिली होगी और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और आपको अगर कोई लगता है कि किसी टॉपिक में मैं वीडियो लेके आऊँ तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप कि इंडिया भी ऐसे बहुत अच्छा सा ग्रो करे और एक टाइम पे नंबर 1 हो जाए। अभी 3.3% है, मैं चाहता हूँ कि 30% के ऊपर भी निकल जाए, है ना? 28% चाइना का है जो कि, और ये सब हम लोग साथ में मिलकर ही कर सकते हैं ये चीज़। तो ऑन दिस नोट, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।